जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भारतीय प्राचीन इतिहास की जो हम लोगों की श्रृंखला चल रही थी, उसमें पहली क्लास हमने आपको ऐतिहासिक रूपरेखा के बारे में पढ़ाया। दूसरी क्लास के बारे में हमने निम्न पुरा पाषाण काल और मध्य पुरा पाषाण काल के बारे में पढ़ाया, उच्च पुरा पाषाण काल के बारे में। उसके बाद अगली क्लास हमने आपको मध्य पाषाण काल और दोनों से जुड़ी हुई, और लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ाया, ताम्र पाषाण काल। यहाँ तक की स्थिति मानव की अब थोड़ी सी मजबूत हो गई है। अब आगे आदि मानव के क्या है कि अब ये मानव नदियों के किनारे बसना शुरू कर दिया है। तो ये टॉपिक हम लोगों का है नदी घाटी सभ्यता, रिवर वैली सिविलाइजेशन। तो रिवर वैली सिविलाइजेशन में अगर हम लोग देखें तो नदी घाटी में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ से मानव का विकास होता है। तो सबसे पहले जो मानव का क्रमी विकास होता है वो अफ्रीका महाद्वीप से होता है। पूरा मैप पे हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। बाकी यहाँ पे इटली में रोम की सभ्यता विकसित हुई थी, रोम की सभ्यता, ठीक, जूलियस सीजर वगैरह जहाँ के थे, तो रोम की सभ्यता विकसित हुई थी। ये अभी हम लोग बाद में देखेंगे। ये इटली देश में विकसित हुई थी, इटली देश में, इटली देश में, ठीक। लेकिन जो सबसे पहली सभ्यता विकसित हुई थी वो कहाँ पर विकसित हुई थी और उसका क्या नाम है, उसके बारे में आज हम लोग यहाँ चर्चा करने वाले हैं, ठीक। जैसे मान लेते हैं ये आपका पूरा महाद्वीप हो गया। इधर यूरोप महाद्वीप छोटा इसलिए बनाए हैं क्योंकि इधर हम लोगों को पढ़ना नहीं है। अफ्रीका को बड़ा बनाए हैं, एशिया को थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बना दिया गया है, इसलिए क्योंकि इसी में ही सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों को सीखना है। देखिए यहाँ पर सबसे अगर हम पहले बात करें तो ये जो आपका है इसको कहा जाता है लाल सागर या रेड सी। इसको क्या कहते हैं, लाल सागर। यहाँ पर एक सभ्यता विकसित होती है, ये है विक्टोरिया झील। यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विक्टोरिया झील का विस्तार कितने देशों में पाया जाता है। तो ये जो विक्टोरिया झील है इसका विस्तार 3 देशों में पाया जाता है। देखिए एक छोटा है, 2 बड़ा है, 3 और बड़ा है। तो 1 2 3, केन्या शब्द छोटा है, युगांडा शब्द बड़ा है, तंजानिया और बड़ा है। इस ट्रिक से इसको याद कर लीजिए। सवाल पूछा जाता है कि विक्टोरिया झील का विस्तार कहाँ नहीं पाया जाता है। तो विक्टोरिया झील का जो विस्तार है वो आपके 3 देशों में पाया जाता है। कितने देशों में, 3 देशों में। आपका केन्या हो जाएगा, युगांडा हो जाएगा, 3 और ता से तंजानिया हो जाएगा, तंजानिया। ये जो विक्टोरिया झील है ये क्या है, तो ये है विक्टोरिया झील। यहीं से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है श्वेत नदी। लेकिन जैसे ये खार्तून पे पहुंचती है और इधर एक झील है, इथोपिया में एक झील है, इस झील का नाम है ताना झील। इस झील का नाम है ताना झील। यहां से हुलू या नीली नदी निकलती है, दोनों का संगम खार्तून से हो जाता है। ये बहती हुई आकर के यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है। ये जो डेल्टा बनाती है ये किस सागर में बनाती है, तो ये मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर में। ये है आपका कौन सा, भूमध्य सागर। ये है आपका क्या, भूमध्य सागर। यहाँ पे जो स्थान है ये खार्तून शहर है। उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान, उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तून है और दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है, ठीक। इसका नाम यहाँ पे है श्वेत और इसका नाम है यहाँ पे ब्लू। ये दोनों जब मिलती है तो नील नदी के नाम से ये बहने लगती है। जब नील नदी के नाम से बहने लगती है तो ये मिस्र देश से होकर के जा रही है। किस देश से होके जा रही है, मिस्र देश से होके जा रही है। तो इसी नदी के तट पर जो पहली सभ्यता विकसित हुई अफ्रीका महाद्वीप में, वो कौन सी सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता, मिस्र या इजिप्ट। तो मिस्र की सभ्यता का विकास यहाँ पे होता है। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। इजिप्ट किसका, मिस्र का। किस नदी के तट पर है, नील नदी के। इसी किनारे किनारे ये लोग बसना शुरू किए आदि मानव। हमने आपको बताया कि नदियों के किनारे ही मानव इसलिए बसना प्रारंभ कर दिया था क्योंकि उसकी ज़रूरत की चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पानी था। पशुपालन करना शुरू कर दिया था, जानवरों को पिलाने नहलाने के लिए पानी। महत्वपूर्ण सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। तो जब कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया था तो नदियों के किनारे रहेगा तभी। अब यहाँ से जुड़े क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं इसको हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ के जो राजा हुआ करते थे, राजा फराओ,
क्या थे राजा? फराओ, फराओ या फैरो भी कहा जाता है, फैरान भी कहा जाता है या फैरान कहा जाता था। इन यहाँ के लाश जो होती थी उसको ममी कहते थे। क्वेश्चन पूछेगा कि ममी कहाँ की परंपरा है, तो मिस्र की, और इनके जो मकबरे होते थे उसको पिरामिड कहा जाता था। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो राजा के मकबरे होते थे, मकबरे, तो इन मकबरों को पिरामिड कहा जाता था, पिरामिड। इन राजा के मकबरे को क्या कहते थे? पिरामिड। तो चाहे पिरामिड की बात करें, चाहे ममी की बात करें, चाहे फैरो या फैरौन की बात करें, तो ये सब कहाँ की परंपरा है? तो ये सब मिस्र की है। कहने का मतलब है कि धरती पर सबसे पहले अगर कहीं सभ्यता विकसित हुई तो नील नदी के किनारे। तो नील नदी कहीं ना कहीं मिस्र की क्या वरदान साबित होती है। अच्छा, ये ता नहीं लिखे हैं, चलिए ये ता सभ्यता है ना, सभ्यता सभ्य लिख दिए थे, सभ्यता। तो क्या कहते हैं कि इसके किनारे ये लोग विकसित शुरू किए। तो कहीं ना कहीं इसको उगते हुए सूर्य का मंदिर भी कहा जाता है। तो मिस्र को उगते हुए सूर्य का मंदिर भी कहा गया, मिस्र को उगते हुए सूर्य का मंदिर कहा गया, मिस्र को उगते हुए सूर्य का, उगते हुए सूर्य का मंदिर कहा गया, सूर्य का मंदिर कहा गया, उगते हुए सूर्य का मंदिर कहा गया। वहीं जो है नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा गया है। नील नदी को क्या कहा गया? मिस्र का वरदान। नील नदी को मिस्र का वरदान, नील नदी को मिस्र का वरदान, क्योंकि मिस्र का ये वरदान कहीं ना कहीं साबित हुई, मिस्र का वरदान, वरदान, मिस्र का वरदान कहा गया। अब क्या हुआ, इसका समय अगर देखा जाए, समय इसका जो देखा गया वो लगभग 5000 ईस्वी पूर्व, मतलब 5000 ईसा पूर्व देखा गया। सभ्यता ये किस प्रकार थी? तो ये सभ्यता पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ये पूरी तरह से जो है ग्रामीण सभ्यता थी, नदियों के किनारे विकसित हुई। सबसे पहले इस तरफ इसलिए इसका विकास नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे तो भाई सबसे बड़ा मरुस्थल आप जान ही रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल है। इसके किनारे भी यहाँ मरुस्थली क्षेत्र है। तो एक देखा जाए कि इधर मरुस्थल, इधर मरुस्थल, इधर, तो मरुस्थल में विकसित होने वाली पहली सभ्यता मिस्र की सभ्यता थी। ये भी एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि ये सबसे पहले मरुस्थल में विकसित हुई थी, कि यह विश्व की पहली सभ्यता जो रेगिस्तान में विकसित हुई, रेगिस्तान में विकसित हुई। ठीक, यह विश्व की पहली सभ्यता थी जो कहां विकसित हुई? रेगिस्तान में विकसित हुई। उसके बाद हम लोग सीधे चलते हैं, क्रीट की सभ्यता की बात की जाती है। क्रीट की सभ्यता ये भूमध्य सागर के तट पे यहां पर विकसित हुई, क्रीट की सभ्यता। इसका नाम है क्रीट की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता। क्रीट की सभ्यता कहाँ पे विकसित हुई? तो क्रीट की सभ्यता भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई। ये क्यों भैया प्रकाश में आ गई, इसको बता देते हैं। भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई, कहाँ विकसित हुई? भूमध्य सागर के किनारे, मेडिटेरियन सी। ये सभ्यता थोड़ा सा प्रकाश में इसलिए आ गई क्योंकि यहाँ के जो मिट्टी के जो खिलौने बनाए गए, मिट्टी के जो बर्तन बनाए गए, उनकी मांग कहीं ना कहीं पूरे विश्व में हुई। जब पूरे विश्व में हुई इनकी मांग, क्यों हुई? क्योंकि ये अलग अलग स्थानों पे अलग अलग सभ्यता, अलग अलग लोग, अलग अलग ढेर सारे व्यक्ति आ गए थे। अब उनके तमाम छर्रा कोनिया प्याले भी आ गए थे, फुटकर भी आ गए थे। तो फुटकर काहे कैसे शांत हो गए? जब रोते हैं तो उनको खिलौना दिया जाता है। अरे आपके जो फुटकर है तो उनको मोबाइल देना पड़ता है, तब वो सरकाते हैं, तब जाके जो है उनकी गंगा मैया, यमुना मैया जो निकलती हैं वो बंद होती हैं। यहाँ की क्या मामला था कि इनको खिलौना दे दिया जाता था। तो यहाँ की जो मिट्टी थी कुछ इस प्रकार थी, ऐसे यहाँ के खिलौने बनाए जाते थे जो थोड़ा सा मजबूत होते थे और थोड़ा सा बेहतर भी होते थे। तो इनकी मांग पूरे विश्व में हुई, मतलब इन खिलौनों की मांग पूरे विश्व में हुई, जिसके कारण ये सभ्यता क्या है? प्रकाश में आ गई। तो जब ये सभ्यता प्रकाश में आई, किस कारण?
खिलौनों के कारण, यही कारण था और कोई बहुत ज्यादा नहीं था। तो ये खिलौने के कारण प्रकाश में आई थी, खिलौने के कारण, खिलौने के कारण प्रकाश में आई, प्रकाश में आई, खिलौने के कारण ये भैया प्रकाश में आई, यही इसकी एक विशेषता थी। उसके बाद अब हम लोग सीधे चलते हैं कहाँ, चाइना में। यहाँ एक सभ्यता आपको दिखाते हैं, देखिए चाइना में ये सभ्यता, ये नदी कौन सी है, ये हांगहो नदी है। हांगहो सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये हांगहो नदी है। नदियों के किनारे ही जो बड़ी बड़ी और प्रमुख सभ्यताएं विकसित हो रही हैं, वो नदियों के किनारे ही विकसित हो रही हैं। इसका नाम है हांगहो या पीली नदी। पीली नदी क्यों कहा जाता है, अभी आपको बता रहे हैं। में वाह, हांगहो नदी, या इसी को पीली नदी भी कहा जाता है, पीली नदी। चावल का उत्पादन यहाँ बहुत जबरदस्त तरीके से होता है। देखिए जो पीली मिट्टी होती है, जो चावल के लिए वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है। क्यों, जहां भी पीली मिट्टी है, चाहे वो भारत के महानदी की बात की जाए तो महानदी को कहीं ना कहीं भारत की हांगहो या भारत की पीली नदी कहा जाता है। सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में, यही कारण है कि चावल होता है, इसलिए उसको चावल का कटोरा कहते हैं। पूरे विश्व में चावल का कटोरा चाइना को कहा जाता है, चीन को कहा जाता है। बात यह है कि ये पीली नदी है, और पीली नदी जो है क्यों है, ऐसा क्यों है, इस नदी के दोनों किनारे पीली मिट्टी पाई जाती है, इधर भी पीली मिट्टी पाई जाती है। तो जब पानी, नदी हिलोरे मारता है धकर धकर करके, तो इधर हिलोरे मारा, अचाक से लेके कर 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 मिट्टी गिर गई, इधर मारा, इधर से बटोर के गिर गई। तो कहीं ना कहीं वो मिट्टी को क्या करता है, पानी में घघोर देता है। तो जब घघोर देता है तो कितना भी सादा पानी रहे, पीला हो जाता पानी। तो इसके कारण ये पीला पीला बहता। अच्छा, वही पीली मिट्टी जब कछारों में जाके किनारे लगती है तो वहाँ धान की खेती बहुत ज़बरदस्त होती है, इसलिए चीन को चावल का कटोरा कहते हैं। जब ये जाके प्रशांत महासागर में गिरती है तो जितना दूर तक वो गिरेगी, उतने दूर की काफ़ी दूरी तक की मिट्टी ये क्या कर देती है, पीली कर देती है। तो यहाँ पे जो है पीला सागर ही बन के तैयार हो गया, पीला सागर, प्रशांत महासागर, लाल सागर, ओखोटस सागर, पीला सागर, ये सब सागरों का क्रम पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण में। ज्योग्राफी आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे, हम आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइए कि ज्योग्राफी। जो सभ्यताओं का विकास हो रहा है, उन सभ्यताओं के बारे में हम आपको चीजें बता रहे हैं। तो हांगहो नदी को इसीलिए पीली नदी कहा जाता है क्योंकि इसमें मिट्टी की अधिकता। यही कारण था कि मानव जो है इसके किनारे बसना शुरू कर दिया। अब जब मानव इसके किनारे बसना शुरू कर दिया तो यहाँ पे जो सभ्यता विकसित हुई उसको क्या कहा गया, चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई, तो हांगहो या पीली नदी के तट पर विकसित हुई। कौन सी सभ्यता, चीन की सभ्यता। चीन को मतलब चीन, हांगहो नदी को चीन का शोक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, हांगहो या पीली नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। हांगहो या पीली नदी को चीन का शोक कहा जाता है, चीन का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आप बता दे रहे हैं, कहा जाता है इसलिए कहा जाता है कि जब ये सभ्यता यहाँ विकसित हुई, ठीक, तो लोग रहना शुरू कर दिए, आसानी से खेती होती करना शुरू कर दिए, रहना शुरू कर दिए। ये हिमालयी नदी है। हिमालयी नदी क्या होता है कि ठंडी के दिनों में इसमें पानी बहुत कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब हिमालय से ये आ रही होती हैं तो हिमालय में ठंडी के दिन में बर्फ बहुत ज़्यादा जम जाता है, तो वहाँ के ग्लेशियर उतना ज़्यादा पिघलते नहीं हैं, जिसके कारण नदियों में, उत्तर भारत की नदियों में और भी नदियों में जो एशिया महाद्वीप की हैं, जो हिमालय से निकलती हैं, तो इन नदियों में पानी थोड़ा सा बहुत कम हो जाता है। तो जब इसमें पानी थोड़ा सा कम हो जाता है तो धीरे धीरे एकदम कम हो जाता है। तो मानव को लगा यार इसमें पानी नहीं है, एकदम सूख गया। जब सूख गया तो इनकी खेती किसानी यहाँ की थोड़ी सी गड़बड़ होने लगी, ये लोग और परेशान हुए। थोड़ा सा और अंदर अंदर जाके जब सूख गए तो उसके अंदर अंदर जाके खेती होती, मचाना वचाना लगा के ये लोग खेती करना शुरू किए। अचानक बाढ़ आई, सब बह गया। तो अचानक बाढ़ आई, अचानक सूख गई, अचानक बाढ़ आई, ये बहुत दिनों तक मानो नहीं जान पाई इसका क्या मामला है, क्या रीजन है, जिसके कारण यही था कि हांगहो या पीली नदी को चीन का शोक कहा जाता है।
ये क्लियर हो गया। अब इसकी सभ्यता किनारे विकसित होने लगी यहाँ धीरे धीरे। यहाँ के दो प्रसिद्ध धर्म हैं, बहुत प्रसिद्ध धर्म। यहाँ के दो प्रसिद्ध धर्म हैं, दो प्रसिद्ध धर्म, दो प्रसिद्ध धर्म। एक है ताओ धर्म, ताओ धर्म, और एक है कन्फ्यूशियस, कन्फ्यूशियस धर्म। ताओ धर्म के जो संस्थापक हैं वो लाओ त्से हैं। क्या हैं? लाओ त्से, लाओ त्से हैं, लाओ त्से हैं। और कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक कन्फ्यूशियस अर्थात राजा फत्से हैं। उनका यही नाम फत्से भी है, कन्फ्यूशियस इन्हीं के नाम पे पड़ा। ये दो प्रसिद्ध जो धर्म है ये दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। इससे पहले कोई धर्म नहीं था। दुनिया का सबसे प्राचीन, बौद्ध धर्म वगैरह तो बहुत बाद में आया, दुनिया माना जाता है। ठीक, अब क्या हुआ? और भी चाइना के लोग भाई क्यों, कैसे कैसे किस तरह से डेवलप हुए। आज की बहुत स्थिति है कि चाइना के लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से डेवलप हैं। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि आज ये कौन कौन सी जो है कहाँ कहाँ से किस मामले में। अरे भाई चाइना में अगर देखा जाए तो आज भी हर माल छाटो बिनो 10 रुपये में, हर माल छाटो बिनो 10 रुपये में। ठीक, तो जब हर माल छाटो बिनो 10 रुपये, इसका मतलब ये लोग बहुत पहले से ही योग्य रहे होंगे। तो चाइना के लोग सबसे पहले कागज का आविष्कार किए। यहीं से शुरू करते हैं हम लोग। कागज का आविष्कार, कागज का आविष्कार। दूसरा लिखने पढ़ने की कला, लिखने पढ़ने की कला सीखी। अगला पतंग का आविष्कार, पतंग का आविष्कार। पैरासूट का आविष्कार, भैया लियो, कूदना भी शुरू कर दिए जहाज से, आविष्कार। देख रहे हैं, कागज का आविष्कार, लिखने पढ़ने की कला सीखी, पतंग का आविष्कार हुआ, पैरासूट का आविष्कार हुआ। अरे भाई पतंग भी कहीं ना कहीं ऊपर ही उड़ती है, पैरासूट भी उसी तरह से होता है, छतरी भी उसी तरह से होती है। छतरी, छतरी क्या, अम्ब्रेला। तो छतरी का आविष्कार, छतरी का, छतरी का आविष्कार, छतरी का आविष्कार। ये सब कहां से सीखा इन लोगों ने? चाइना से। तो चाइना आज ही नहीं, उस समय भी डेवलप थी। समय की अगर बात करें तो ये लगभग 5000 ईसा पूर्व के आसपास है। 5000 ईसा पूर्व के आसपास, 5000 ईसा पूर्व के आसपास एशिया महाद्वीप में सभ्यता विकसित हुई जबरदस्त तरीके से। क्रीट की सभ्यता ये भी एशिया महाद्वीप में। और जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सभ्यता यहाँ पर और एक विकसित हुई, मेसोपोटामिया की सभ्यता। इधर मेसोपोटामिया की सभ्यता, इधर भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान ये बीच वाले क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता। तो इन दोनों की अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों सभ्यताएं और विकसित सभ्यता थी और बेहतरीन सभ्यता थी। तो ये जो इटली या रोम की सभ्यता थी, यहाँ से क्या क्या चीज़, यहाँ की अगर हम लोग बात करें कि जो रोम की सभ्यता विकसित हुई, यहाँ के दो प्रमुख राजा थे। प्रमुख राजा, यहाँ के दो प्रमुख राजा थे। राजा, एक का नाम था जूलियर सीजर, जूलियर सीजर, और एक का नाम था अगस्टस। इसी अगस्टस के नाम पे ही भारत में अगस्त महीने की शुरुआत हुई। ठीक, रोम की सभ्यता इटली में भूमध्य सागर के तट पर विकसित हुई। आप देख रहे हैं भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई। यहीं पर अगर बात किया जाए तो एक सभ्यता विकसित हुई थी, स्पार्टा की सभ्यता। ये भी बहुत प्रसिद्ध है, स्पार्टा की सभ्यता, स्पार्टा की सभ्यता, स्पार्टा की सभ्यता। इस सभ्यता की सबसे ज्यादा विशेषता क्या थी? इस सभ्यता की सबसे बड़ी ये विशेषता थी कि स्पार्टा सैनिक का नाम अगर आप सुने होंगे तो यहाँ के जो सैनिक होते थे वो बहुत ज़बरदस्त होते थे, बहुत मजबूत होते थे। ये अपने आप को सुरक्षित भी करते थे, मारने में भी एक्टिव होते थे। मतलब ये कहीं ना कहीं विश्व प्रसिद्ध थे जो यूरोप में थे, यूरोप महाद्वीप में,
है ना, यूरोप महाद्वीप में ये थे। यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप क्या थे? एक बहादुर सैनिक थे, एक बहादुर सैनिक हुआ करते थे। ये बहादुर सैनिक के लिए स्पार्टा जो है बहुत जबरदस्त तरीके से जाना जाता है। जो रोम है, इटली है, इसी के पूर्व दिशा में यहाँ पे ये लोग विकसित हुए थे। अब इसके बाद ये भी भूमध्य सागर और यूरोप, लेकिन क्रीट की सभ्यता की बात करें तो ये भी भूमध्य सागर में है, लेकिन ये एशिया महाद्वीप में है। तो देखिए, क्रीट की सभ्यता हो गई, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, फारस की सभ्यता हो गई, यहीं पर छोटी सी फारस या ईरान की सभ्यता, फारस का दूसरा नाम ईरान की सभ्यता, फारस या ईरान की सभ्यता, ये भी एशिया महाद्वीप में विकसित हुई। बाकी चाइना की सभ्यता आप देख रहे हैं एशिया महाद्वीप में विकसित हुई है। उसके बाद जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका भी विकास एशिया महाद्वीप में। यही कारण है एशिया महाद्वीप को सभ्यताओं का पालना, जबकि अफ्रीका महाद्वीप को मानव का पालना या मानव की जन्मस्थली कहा जाता है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि ये अफ्रीका को मानव का पालना या जन्म स्थली कहा जाता है। मानव का पालना या मानव का जन्मस्थली कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले देखा जाए तो मानव का यहीं से ही क्रमिक विकास हुआ। यही मानव जो था सबसे पहले सीधा चलना शुरू किया था। तो सबसे पहले यही मानव सीधा चलना शुरू किया था। उसके बाद धीरे 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 स्थिति बढ़ती गई और आज मानव इतने स्थिति में पहुंच गया है। वहीं एशिया की बात करें तो सभ्यताओं का पालना कहते हैं। ये आपकी फारस की खाड़ी है। कल वाली क्लास में जब आप मेसोपोटामिया के बारे में बताएंगे तो मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी, उसका संबंध भी आपको बताएंगे। ये है आपका फारस की खाड़ी। ठीक, तो एशिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है? यहाँ लिख सकते हैं हम लोग एक लाइन, सभ्यताओं का पालना। एशिया महाद्वीप को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। सभ्यताओं का पालना कहा जाता है एशिया महाद्वीप को, सभ्यताओं का पालना, क्योंकि एशिया महाद्वीप में ढेर सारी सभ्यताओं का विकास हुआ था। देखिए, मानव का विकास कैसे कैसे हुआ। जैसे आप प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं तो आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे छोटी ग्रुप डी से लेकर और यूपीएससी तक, तो जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको इसी में समझाने, बताने और लिखाने का प्रयास करते हैं कि यही अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपका बहुत आराम से काम हो जाएगा। उसके बाद जब मानव का धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ तो यायावर, खानाबदोशी, घुमक्कड़ी जीवन, निम्नपुरा पाषाण काल, मध्यपुरा पाषाण काल, उच्चपुरा, मध्य पाषाण काल तक पहुँचते पहुँचते मानव पशुपालन करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद जो है नवपाषाण काल में एकदम नया युग आ गया। इधर नवपाषाण काल का अंत हो रहा था, नवपाषाण काल का अंत हो रहा था, समझिएगा बात को, और इधर जो है ताम्रपाषाण काल पैदा हो रहा था। एक तरह से देखा जाए तो ताम्रपाषाण काल की हमने बहुत अच्छी वीडियो आपको इससे पहले वाली क्लास में बनाई है, उसको अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। फिर ताम्रपाषाण काल का समय चलता है कहीं ना कहीं वैदिक युग से, लेकिन उतना ज़्यादा बहुत बेहतर नहीं था। ये एकदम पूरी तरह से बज्र देहाती था, ये एकदम ग्रामीण सभ्यता। वही स्थिति इनकी भी एकदम बज्र देहाती ग्रामीण वाली। तो ये जो नगरीय व्यवस्था या नगरीय सभ्यता हम लोगों को देखने को मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ पहली बार जब हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वहां से देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही नगरीय सभ्यता का समापन हुआ तुरंत ग्रामीण सभ्यता आ गई, फिर बज्र देहाती आ गई। अब ये जो ग्रामीण सभ्यता आई, वैदिक सभ्यता, तो कहीं ना कहीं बाहर से आर्यों का भारत में आगमन हुआ। तो जो बाहर से आया रहेगा उसको क्या पता है हमारे घर में क्या रखा है क्या नहीं, या हमारे घर में कितने सदस्य हैं कितने नहीं,
वो एकदम ग्रामीण। अगर वो खुदाई उदाई किया होता या भारत में घूमा होता, टहला होता, यहाँ की सभ्यताओं के बारे में जाना पहचाना होता, तब उसको पता चलता कि अरे ये तो एकदम वीआईपी नगरीय सभ्यता, तो कहीं ना कहीं ये लोग और दिमाग लगा के अपने आप को थोड़ा सा और व्यवस्थित कर देते, लेकिन ये वहाँ तक बेचारे नहीं पहुँच पाए। तो नहीं पहुँच पाए, खैर कोई बात नहीं है, हम लोग आपको यहाँ तक पूरा समझा दिए। एक आपने देखा मिस्र की सभ्यता, एक आपने देखा क्रीट की सभ्यता, एक आपने देखा रोम की सभ्यता, एक आपने देखा स्पार्टा की सभ्यता, और एक आपने देखा चाइना की सभ्यता। फारस की सभ्यता के बारे में भी हम लोग चर्चा नहीं किए हैं। अब फारस की जो सभ्यता है, ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है और ये सिंधु सभ्यता, इन तीनों को जोड़ के अगले वाले क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे। उम्मीद और विश्वास है कि क्लास आपको समझ में आ रही है, और अगर आपके कोई सुझाव होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।